हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक यानी कि जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है उसी के लास्ट वीडियो पर आज हम लोग इसको कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा, लेकिन थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो मैंने सोचा कुछ छोड़ेंगे नहीं, और जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक नए क्वेश्चंस लगाएंगे नहीं, नया टॉपिक उठाएंगे नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा इस टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो जो बचे हुए क्वेश्चन में वो क्या क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोग आपके मैसेज कर रहे हैं, तो उनको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ धीरे धीरे आपको। तो आप लोगों में से जिसको पीडीएफ चाहिए, जो लोग पहली बार आए हैं, टॉपिक की पीडीएफ में आपको वहां पर व्हाट्सएप में ही दूंगा। इसलिए जो लोग आप में से वीडियो देख रहे हैं और उनको अगर इस टॉपिक की पीडीएफ भी चाहिए तो आपने, मैंने बोला हुआ पिछले वीडियो में, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ आपको। आपका इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए 6393382780 6393382780। इस नंबर पे आप क्या करेंगे सर, व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं व्हाट्सएप करिए आप। और व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इस नंबर पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में करते हैं व्हाट्सएप तो भी टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करते हैं तो भी आपको मिलेगी। और वहां पर जीएस लॉकडाउन ही नाम है, जो चैनल का नाम है उसी नाम से आपको ग्रुप बना हुआ है, तो आपको वहां मिल जाएगा। तो आप वहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फिर भी आप अपने नोट्स भी अपने खुद के बनाते रहिए, जिससे आपको हैबिट्स होगी चीजों की। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा सीधा। आज का जो अभी स्टार्टअप है हम यहाँ शुरू करेंगे और पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे और बहुत ही कम समय में। क्या बोल रहा है सर, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। व्हाट आर द इम्पैक्ट आफ्टर द रिवोल्ट। सर रिवोल्ट हो चुका है एंड सारे क्षेत्रों पर जितने भी सेंटर्स थे, केंद्रों पर जो अलग अलग नेता थे, उनको सर क्या किया गया, सर विद्रोह को दबा दिया गया, गिरफ्तार किया गया, किसी को जेल भेज दिया गया, कोई भाग गया छोड़कर, कोई मर गया। इस सारी घटनाएं हमने पूरा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, कंप्लीटली फुल हमने डिस्कस किया वहां पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या इंपैक्ट था। तो पहला इंपैक्ट आता क्या है सर, यहाँ के तहत सर आर्मी में सर रिस्ट्रक्चर किया जाता है, आर्मी में चेंजमेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्मी में जो चेंजमेंट किया जाएगा, तो पहली कंडीशन याद रखिएगा, जो इससे पहले यानी कि रिवोल्ट के जो पहले था, पहले क्या होता था कि सर 3:1 चलता था। यानी कि 3 भारतीय सिपाहियों में, यहाँ पे अगर 3 भारतीय सिपाही हैं सर, इंडियन सोल्जर होते थे, तो उन 3 भारतीय सिपाही में आपका एक अंग्रेज अधिकारी होता था या एक अंग्रेज सिपाही होता था, अंग्रेज अधिकारी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक अंग्रेज अधिकारी के अंदर अगर 3 भारतीय सिपाही होते थे तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। अब उन्होंने क्या किया रिवोल्ट के बाद में, अब बाद में क्या कर रहे हैं सर, वो आपका ये रेशियो पूछा जाता है इंपैक्ट आपका, बाद में उन्होंने 2:1 कर दिया। यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी के अंडर में सर आपके अब कितने होंगे सर, 2 भारतीय होंगे, भारतीय अधिकारी होंगे, यानी भारतीय सिपाही होंगे, अधिकारी तो कोई बात ही नहीं है सर, सिपाही आपके होंगे। तो पहला चेंजमेंट ये किया गया, क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या किया गया, दूसरा ये किया गया कि सर उन्होंने अब रिलीजन, धर्म के आधार पर सेना का रिस्ट्रक्चर किया। तो ये तो नॉर्मल समझने वाली थी, लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसके अकॉर्डिंग दूसरा। और इंपैक्ट में से अगर हम बात करें सर, पहला तो ये कंडीशन हो जाएगी कि आर्मी में उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया, और इसके बाद आपका दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपका, कि सर अब आपको याद होगा कि सर अब अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उस शासन को खत्म कर दिया गया। तो इसको आप लिखते हुए चलिएगा पूरा सिस्टम से कि अब क्या होगा सर, दूसरे में यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया एवं और क्या क्या किया सर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया एवं इसकी जगह सीधे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का शासन शुरू हो गया। एलिजाबेथ का शासन शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि सर अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी,
अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अधिकार छीन लिया गया। अब सीधा सीधा ब्रिटेन की पार्लियामेंट शासन कर रही है सर, वहां की संसद शासन कर रही है। कहने का मतलब सर सीधा सीधा यही है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से होता क्या है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था ना सर, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम परिवर्तन होकर के रख दिया गया। गवर्नर जनरल जो था उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और वो क्या बना दिया गया, वायसराय। क्या बना दिया गया सर, वायसराय बना दिया गया। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है एक फैक्ट कि सर इसके इंपैक्ट में, अब जब इंपैक्ट हुआ सर, प्रभाव में सबसे पहली कंडीशन कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिया गया। अच्छा, इसका पहली बार एक्सप्लेनेशन कहां मिलता है कि सर कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका अधिकार छीना जा सकता है शासन का। ये सर 1853 का जो चौथा चार्टर एक्ट आया था उस एक्ट में भी इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि कभी भी इन फ्यूचर। और उसी का प्रयोग करते हुए सर ये जो आपकी रिवोल्ट हुआ, अंग्रेजों को इससे फायदा मतलब एक मौका मिल गया और ब्रिटेन की संसद ने कहा कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला नहीं पा रही भारत में, इसलिए खत्म करो। दैट इज द पॉइंट, सीधा सीधा। तो ये हमारे इंपैक्ट, बेसिकली कुछ इंपैक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका। तो नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन आएगी वो आएगी कि सर एक असफल क्यों हुआ, व्हाट आर द कॉज ऑफ द फेलियर्स। असफलता के कारण क्या थे विद्रोह के, तो उन असफलता के कारणों में जरा हम लोग एक बार चर्चा करते हैं भाई साहब। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको दिखने की और सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। आप कहते हैं ना हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं, हिस्ट्री से आप देखिए क्या क्या सीख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि असफलता बहुत कुछ आपको सिखा कर जाती है। सबसे बड़ी चीज तो पेशेंस, धैर्य। लेकिन वहां से क्या सीख सकते हैं हम, इसको जरा समझेंगे कि हम जब किसी चीज में असफल होते हैं तो क्या कारण है असफल होने की, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिन एग्जाम में दे रहे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, इसके बावजूद भी वो काफी टेंशन में आ जाते हैं। उन सारी चीजों में भी आपको वर्क करना होगा। तो असफलता के कारण हम बात करते हैं, विद्रोह के असफलता के कारण, असफलता के कारण, क्लियर। अच्छा, यानी कि कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट, ये कह सकते हो, कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट, कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट। अच्छा भैया, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया। कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, तो भैया जरा समझते हैं। सबसे पहला कारण भाई साहब, जब अंग्रेज लड़ रहे हैं ना तो उनके पास खतरनाक हथियार हैं, टेक्नोलॉजी उनकी स्ट्रांग है, और तुम कहां से लड़ रहे हो भैया, लाठी डंडे से, तलवार से लड़ रहे हो, और उनके पास तोप और बारूद के गोले हैं। तो सर दोनों में अगर जब तुलना होगी ना तो एक एक तोप का गोला गिरता है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब तुम सैकड़ों लोग में से मार ही नहीं पाओगे तुम तलवार और लाठी के दम पे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, पहला जो फेलियर का कारण है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, क्लियर। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अंग्रेजों के पास क्या थी, ताकतवर थी, ताकतवर थी, ताकतवर किसके पास, अंग्रेजों के पास। और भारतीय लोगों के पास क्या है, ये सर बहुत ही कमजोर है टेक्नोलॉजी के मामले में। सर इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है साहब, ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं सर इनके पास। तो सर यहां पर पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, एक कारण तो नहीं हो सकता सर टेक्नोलॉजी के दम पे हार जाओगे तुम सर, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जज्बा और साहस है सर, और जज्बे और साहस के दम पे आप क्या कर सकते हैं, दशरथ मांझी जैसे लोग पैदा होते हैं जो पूरे पहाड़ से काट कर रास्ता खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सर टेक्नोलॉजी के दम पे सिर्फ आप हार गए होंगे, कुछ और भी कारण रहा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी, आपकी रणनीति नहीं थी कोई। तो आप ये याद रखिएगा, योजना एवं रणनीति की कमी, योजना एवं रणनीति की कमी, देयर इज नो प्लानिंग, यहाँ पे कोई नहीं है सर, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी की कमी हो रही दिख रही है यहाँ पे, प्लानिंग ही नहीं है सर, एंड स्ट्रेटजी है ही नहीं सर, खत्म है सर ये लोग। नो प्लानिंग, नो स्ट्रेटजी, ओनली व्हाट, अटैकिंग, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। अरे सर कुछ तो सिस्टमेटिक तरीके से करो, कोई सिस्टम ही नहीं है सर। अपने मन से अलग अलग रीजंस के लिए लोग लड़ रहे हैं। झांसी की रानी अपने लिए लड़ रहे हैं कि सर भैया उनका राज्य बचाना है, बेगम हजरत महल अपने लिए लड़ रही हैं, नाना साहब कह रहे हैं हमको पेंशन दे दो, पेंशन दे दो, इसलिए लड़े जा रहे हैं सर। मुगल बादशाह कोई सुन नहीं रहा था, उनको नेता बना दिया गया तो अपने गुरूर में लड़ रहे हैं।
अरे भैया कोई तो प्लान बनाओ। तो कहीं ना कहीं तीसरा यहीं से निकल के आता है कि सर इनके पास एकता की कमी है, एकता की कमी, यूनिटी नहीं है, एकता की कमी, नो यूनिटी, नो यूनिटी, एकता ही नहीं है साहब, कमी है सर किसकी, यूनिटी की। अच्छा तो सिर्फ यही कंडीशन है क्या सर? और भी कारण है। और क्या कारण है साहब? और कारण है कि सर इनके पास मदद करने के लिए कोई भी उच्च वर्ग का व्यक्ति नहीं आया, यानी कि शिक्षित और उच्च वर्ग हिस्सा नहीं लिया था, इसमें युद्ध में भाग नहीं लिया है। शिक्षित एवं उच्च वर्ग ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। ये भी याद रखिएगा, हिस्सा नहीं लिया। तो भैया हिस्सा नहीं लिया तो विद्रोह तो कमजोर पड़ेगा ना, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं विद्रोह में, और कमजोर तो पड़ना है। और लीडर बहुत जरूरी होता है किसी भी नेता का। देखो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है, कौन लीडर है? महात्मा गांधी। अंग्रेजों की कमर तोड़ देते थे जब आंदोलन शुरू करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इरविन को झुकना पड़ा, समझौता करना पड़ा। वो बात अलग है कि सर हमारा 2-3 गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है, इंग्लैंड से फिर गांधी जी वापस आते हैं, उनको जेल में डाला जाता है, लेकिन साहब झुकना तो पड़ा अंग्रेजों को। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों की हालत खराब कर दी, पूरे देश में विद्रोह होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की क्या है सर, स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं है सर, नेता कमजोर है सर। देखो नेता क्या है, अगला कारण सर, अगला कारण है साहब आपका जो नेता है ना सर वो वृद्ध हो चुका है। अब बूढ़ा नेता है सर, उसके खुद ही लड़ने के दम नहीं, खुद अपने सेनापति के दम पे लड़ रहा है, तो युद्ध कैसे जीतोगे साहब? तो जो नेता है ना सर, नेता ही कमजोर है, नेता वृद्ध है। बहादुर शाह जो थे ना भैया, बहादुर शाह जफर जी, ये क्या है? वृद्ध और कमजोर कह सकते हो साहब। वृद्ध आदमी क्या है और कमजोर है साहब। मुन्ना भैया को मारना कठिन है क्योंकि युवा हैं, लेकिन वहीं पे अखंडानंद त्रिपाठी को मारना आसान हो चुका था उस सेकंड मिर्जापुर डिसीजन में, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। लेकिन उनको पिता को मारना तो और आसान है ना सर, देखो कैसे मार दिया। तो सर यही कंडीशन है, यहाँ पर वृद्ध हो चुका है राजा, और उसको तुम बना रहे हो मेन लीडर। अरे किसी युवा को बनाओ, या तो फिर सोच हो, स्ट्रेटजी हो, या तो महात्मा गांधी जैसा नेता हो जो प्लानिंग के साथ उतर रहा है सर। असहयोग आंदोलन तब शुरू कर रहा है जब उसने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद तीनों को जीत रखा है। जीनों पे जीत रखा मतलब यहाँ पर असफलता हासिल कर रखी है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, लड़े जा रहे हो तुम युद्ध में ऐसे ही, अपने दुश्मन के बारे में तुम पता ही नहीं कर रहे हो और युद्ध में कूद पड़े। यही तो आम इंसान करता है। आम इंसान, आम लड़के लोग क्या करते हैं, आप रास्ते में किसी से भी लड़ जाते हो, किसी से भी लड़ जाते हो, आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं लड़ने का, आप रिक्शे वाले से लड़ जाते हो। अरे लड़ाई करो तो ऐसे करो जो आपसे ऊंचा हो, ऊपर हो, आपकी तुलना पे। अगर उससे हारो तो फिर आपको कुछ मजा आएगा, रिक्शे वाले से क्या लड़ रहे हो? तो कहीं ना कहीं कमियां थी और यही कारण है कि सर असफलता हाथ में लगी। तो हमें ये समझ में आ गया विद्रोह के कारण, हमने प्रभाव समझ लिए। देखो चीजें आपको समझना चाहिए, मुझे लगता है कि सिर्फ इतिहास को रट नहीं लेना है सर, लिखा कॉपी से उतारा, रट्टाफिकेशन और फिर कल भूल गए, ऐसा कुछ नहीं। वो एक कहावत बहुत फेमस है ना कि इतिहास और ऐसा कुछ है, बड़ी बेवफा आज रट्टी कल सफा, ऐसे कुछ कहावत है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब ढोंग है। इतिहास इतना इंटरेस्टिंग विषय, आपको कैसे भूल सकते हो उसको सर? उस पर क्या है सर, सीखा, सब कुछ सीखने के लिए सर। आपके पहले लोगों ने जो गलतियां की सीखो। आपको क्या नहीं करना है सर, आपको ये नहीं करना है, आपको शिक्षित लोगों का सहयोग लेना है। आज आंदोलन, किसान आंदोलन खड़ा होता है, पूरे देश के पढ़े लिखे लोग, पीएचडी होल्डर लड़के जाकर आंदोलन में भाग ले रहे हैं। वहां भी तो करना चाहिए था इन लोगों को, नहीं किया इन लोगों ने। प्लानिंग नहीं है सर, बिना प्लानिंग के घुस आपके कूद रहे हैं आंदोलन में। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें करना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इसीलिए आज के समय में हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है सर, तभी तो देश की सुरक्षा होगी सर। अक्सर चाइना जैसे छोटे छोटे देश हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं। चाइना जैसे छोटे छोटे देश, आप सोचो कि चाइना हमारे बड़ा कुछ नहीं है सर।
आप कहें तो सर जो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कहते हैं उसका 1/4 पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का कुल है। जितनी मुकेश अंबानी के पास कुल संपत्ति है उसका 1/4 पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था है, और हम उससे बदला लेते हैं या उसके समकालीन हम युद्ध करते हैं। टाइम बर्बाद करना है सर। हाँ, जब चीन आग दिखाता है तो हमें उसको पलटकर जवाब देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे टॉपिक की। तो ये तो हमारा क्या हो गया सर, प्रभाव। अब लास्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जब आप सीट सॉल्व कराएंगे हम यहां पर तो आपको वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो भैया उसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं और आपको बिना किसी उसके टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स होंगे इसको इरेज करता हूं मैं। देखो मजे के साथ पढ़ो, सिर्फ ये नहीं कि रट्टा मार रहे हो, अपनी सोच बदलो यार, बहुत जरूरी है सोच बदलना। मेडिटेशन किया करो, कंसंट्रेशन किया करो, फालतू मत बोला करो। बोलने में एनर्जी बहुत वेस्ट होती है सर, बोलने में तो एनर्जी वेस्ट होती है। लगे हो दिन भर फोन पे बतिया रहे हो, ये सब चीजें हरकतें छोड़ दो, ज्यादातर जितना कर सकते हो कम करने का प्रयास करो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन फैक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप यहां पर डाल लीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट एट द लास्ट। क्लियर? अच्छा, पहला फैक्ट आपका वीडी सावरकर से संबंधित है। तो यहां पर एक नाम लिखिएगा, वीडी सावरकर। अब यहां से मैं कई सारी चीजों को ले लूंगा वीडी सावरकर से, क्योंकि इनका भी एक संबंध है इस आपका सावरकर, वीडी सावरकर। क्या संबंध है जरा समझिएगा। इन्होंने इस 1857 के जो विद्रोह था इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया है। क्या दिया है? इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली कंडीशन आप लिखिएगा कि वीडी सावरकर ने, ऑप्शन दिया था किसने राष्ट्रीय विद्रोह का आपका दर्जा दिया, इस आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम को संज्ञा दी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन पढ़े होंगे तो याद रखिए पहला पॉइंट कि इन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दिया। क्लियर? अच्छा, क्लियर, राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दिया। अच्छा, दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या लिखी है पुस्तक? वो आपको ध्यान में रखना है। द बुक का नाम इनके इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ध्यान रखना है। क्या है सर नाम इनकी बुक का? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी बुक है। ये वीडी सावरकर जी है कौन सर? ये एक क्या है सर? उग्रवादी क्रांतिकारी थे। कौन है साहब? उग्रवादी क्रांतिकारी। बाकी हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब हम 1900 में इंटर करेंगे जाकर के तब पढ़ेंगे मजेदार इनके बारे में। उग्रवादी क्या है सर? क्रांतिकारी हैं। क्लियर? अच्छा, तो इन्होंने कुछ किया है क्या? हाँ किया है। क्या किया है? इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम था अभिनव भारत। इन्होंने एक संगठन बनाया था। क्या बनाया था? संगठन। इसलिए मैंने कहा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। संगठन बनाया है और उसका क्या नाम है? अभिनव भारत। कब? 1904 में। 1904 में इन्होंने संगठन बनाया अभिनव भारत। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही चीजें। क्लियर? समझ में आ रहा है? नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। आगे डालिएगा, आरसी मजूमदार से भी क्वेश्चन बनता है। आरसी मजूमदार ने सन 1857 के विद्रोह को क्या कहा है? क्या कहा? इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा इनकी एक बुक भी है, उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बनता है, द सिपाही इम्यूनिटी वाली। तो चलिए इसको मैं आपको रिलीज करता हूं। तो भैया अगला नाम लिखते हैं, तो देखो पढ़ाई करते रहो, आप चीजों को आपको इंटरेस्ट साथ पढ़ाई करते रहिए। सारी चीजों को बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी दिक्कत हो जीएस से रिलेटेड है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस विषय से रिलेटेड भी आपको कोर्स लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मजे के साथ पढ़ते रहिए।
आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार का नाम तो सुना होगा सर। इनका संबंध कहां से? लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, उस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, 1916 में हुआ था। तो उस अधिवेशन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी यहां नहीं देखेंगे। लेकिन यहां पर इनकी एक बुक है, क्या नाम है? द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। क्या नाम है? द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। मैं इसको लिख देता हूं वरना थोड़ा सा नाम है, बुक का नाम है, इन्होंने इस बुक पे इसकी चर्चा की है, द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये बुक का नाम है सर। इन्होंने क्या किया सर? इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी इस बुक में, द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इस बुक में इन्होंने क्या किया है? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। क्लियर? तो ये भैया आपका इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि सर आरसी मजूमदार का क्या संबंध है यहां पर, क्योंकि इन्होंने क्या किया है सर? एक बुक लिखी है, द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। सर इस बुक में इन्होंने क्या कहा है सर? कि सर ये जो आंदोलन हुआ था, ये स्वतंत्रता संग्राम जो विद्रोह था, इसको इन्होंने क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है साहब। आई थिंक ये समझ में आ गया। तो भैया इसको जरा सा इरेज करते हैं, आगे थोड़ा सा और एक दो फैक्ट्स आपके हैं उनको भी समझ लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भैया सीधा सीधा अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट क्या है? अब बस 2-3 फैक्ट बचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ सारे महत्वपूर्ण है सर, सारे ही महत्वपूर्ण है। एसएन सेन का नाम आता है सर। क्या आता है सर? एसएन सेन, एसएन सेन का नाम आता है। इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने नाम ही लिखा है, 1857 नामक बुक है। तो आपसे पूछ लेगा 1857 नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप याद रखिएगा 1857 की बुक किसने लिखी है? आपके एसएन सेन ने लिखी है, नाम ही है 1857 नामक बुक लिखी गई है किसके द्वारा? एसएन सेन के द्वारा। ठीक है। अब क्या है सर, इन्होंने इस बुक में इसे स्वतंत्रता संग्राम मानने से इंकार किया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। किस इतिहासकार ने सर इसे इंकार कर दिया है? तो इन्होंने क्या किया साहब? इन्होंने विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम मानने से इंकार कर दिया है, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई है ना भैया? तो अब लगभग हम लोगों ने सारा टॉपिक के अंतर्गत जो मोस्टली चीजें हमने सब कवर कर लिया है। और अगर आप पूरे तीनों वीडियो, लास्ट के दो वीडियो हैं और इस वीडियो कंप्लीटली आप देख लेते हो तो काफी कुछ हो जाता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है, अब इसके बाद लगभग अगर हम 50 से 100 क्वेश्चन अगर लगा लें इस टॉपिक के, तो आप ये सोचो कि क्या आप बच पाएंगे कोई क्वेश्चन? और फिर एग्जाम में अगर आप जाओ इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो फिर बहुत ही कम चांसेस है कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो लगभग सब पढ़ रखा है। तो यही तो एक अच्छी चीज है इसमें कि आप अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो चीजों को तो आपको समझ में आएगी। और इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। और इसके बाद अगला जो वीडियो होगा जहां पर हम 1857 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे, और आप उस वीडियो को जरूर लगाइएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको ये आइडिया नहीं चलेगा कि भैया क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, क्या मतलब है पढ़ने का। तो क्वेश्चन बॉल लगाना जरूरी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ में।
और आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर में अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बस लग जाइए पढ़ाई के साथ में, ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।